गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम ये देखेंगे कि एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है, उसके कुछ टिप्स हैं। ठीक है। जैसे मान लो हम एनसीईआरटी को रीड करने बैठते हैं, कोई भी टॉपिक हमने कर लिया है, तो स्टार्टिंग में जो उसका पेज होगा ना, या इस पे जो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसका नेम है, डेट है, उसका क्या रोल रहा है, ये तीन चीजों पे हमने फोकस करना है। या फिर और कोई अदर इंट्रोडक्शन पेज दे रखा है, ठीक है, या फिर समरी के अंदर भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है जो किसी साइंटिस्ट को या फिर किसी का मेन रोल है जो उसको शो कर रहा है। उसके बाद है कन्वर्ट एनसीईआरटी लैंग्वेज इनटू सिंपल लैंग्वेज। जो एनसीईआरटी लैंग्वेज होगी ना, क्योंकि एनसीईआरटी लैंग्वेज एकदम नहीं समझ में आएगी एक बार पढ़ने से, उसको कोशिश करना है सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की। उसके बाद क्या करना है, अब जो बायोलॉजिकल वर्ड्स होंगे उनको हाईलाइट करना है। मान लिया एक पूरी लाइन है, ठीक है। अब पूरी लाइन में क्या होगा, उसमें एक से दो बायोलॉजिकल वर्ड मिलेंगे। अब बायोलॉजिकल वर्ड्स को हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना है। ठीक है। जैसे मान लिया कोई एंथ्रोपोजेनिक है या फिर कोई और बायोलॉजिकल वर्ड दे रखा है, उसको हमें क्या करना है, अच्छे से पहचानना है। उसके बाद है थ्री इंपॉर्टेंट टिप्स ड्यूरिंग एनसीईआरटी रीडिंग। जब हम एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं तो तीन इंपॉर्टेंट टिप्स कौन सी होगी। सबसे पहली है डायग्राम है। डायग्राम को हमें क्या करना है, अच्छे से विजुलाइज करना है। जैसे डायग्राम है, उसकी लेबलिंग क्या है, कहाँ पे किस पार्ट को शो किया हुआ है। आइडेंटिफाई द सिमिलर डायग्राम। ठीक है। मान लिया डायग्राम दे रखे हैं और एक जैसे दिख रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना है अपने तरीके से। यहाँ पे अगर देखो दोनों के दोनों अगर पेपर में आ रहे हैं, तो उसमें से अगर हम लेबलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा पार्ट शो कर रहा है और यहाँ पे कौन सा पार्ट शो कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे सिमिलर डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे अपनी खुद की लैंग्वेज में या फिर अपने खुद के वर्ड्स बनाओ, ताकि तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम जो एनसीईआरटी लैंग्वेज है उसको लंबे टाइम तक याद रख लोगे। अपने खुद के वर्ड्स बनाओ ताकि तुम उसमें उसको लंबे टाइम तक याद रख सको। ठीक है। अब उसके बाद लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन में क्या है, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज होगी उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लो। ठीक है। जैसे मान लिया प्रॉपर एक एनसीईआरटी का पेज है, ठीक है, उसमें साइड में कुछ जगह बची रहती है। तो मान लिया हम एक एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ रहे हैं और वो हमें समझ में भी नहीं आ रही है, या फिर कोई दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ उस टाइम पे हमने किसी फ्रेंड की हेल्प ली है, किसी दोस्त या फिर जो टीचर की हेल्प ली है, उसको जैसे उनको ट्रांसलेट किया है, उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज में उसको यहाँ पे लिख दो, ताकि वो उसका मीनिंग हमें अच्छे से क्लियर हो जाए और नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है एक लाइन के अंदर, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं और एक कॉन्सेप्चुअल मीनिंग होता है समझने का। जैसे मैं बात करूं जेनेटिक्स के अंदर है, ठीक है, जेनेटिक्स की बात कर लो या फिर कोई भी यूनिट ले लो, उसमें क्या है, एक ही लाइन में, एक ही लाइन का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है, उसका डीपली मीनिंग यानी कि कॉन्सेप्चुअल मीनिंग उसका हमें जानना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद डाउट, जो चीट वर्ड्स हैं, ठीक है, या फिर मान लिया कोई भी पेज है, उस पर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें हमें डाउट लगा है, ठीक है, एक अपनी खुद की चिट बनाओ और उसको वहां पे लगा दो, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम वहां पे उसको पढ़ोगे तुम्हें वो चीज याद रहेगी। देखो वीडियो को पूरा देखने से वीडियो समझ में आएगी ऐसा नहीं है। वीडियो 20 सेकेंड चलाई, 30 सेकेंड चलाई तो हमने छोड़ दिया तो ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द बोटनी एंड जूलॉजी चैप्टर्स। कुछ बच्चों को बोटनी और जूलॉजी के चैप्टर्स का ही नहीं पता होता, वो एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, इवन पूरा साल निकाल देते हैं। ठीक है। तो बोटनी और जूलॉजी के जो चैप्टर्स होंगे उनको उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग सेट कर लो। मान लिया जैसे कि रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, जूलॉजी में है, उसके इतने क्वेश्चंस आएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इसके इतने क्वेश्चंस आएंगे, बोटनी में है। तो हमें ऐसे एक माइंड सेट करना है, उसका एक चार्ट बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में ये भी आएगा अपना, उसमें कि ये वाले चैप्टर बोटनी के हैं, ये वाले अपने जूलॉजी के हैं, इसमें से इतने क्वेश्चंस आए हैं या फिर इतने क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है। वो अपनी वेटेज ऐसे तैयार करनी है। ट्राई टू रिमेम्बर टोटल पेजेस इफ पॉसिबल। देखो ये एक माइंड सेट के लिए है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पेजेस हमें याद हो। मान लिया हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का हमें प्रॉपरली याद हो। अगर छोटी सी बात बोलूं मैं,
जो टोटल पेजेस हैं, देखो इसको ना कोई पूछता है ना कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, लेकिन अपने एक माइंड सेट तैयार करने के लिए, कि माइंड सेट बनाने के लिए सिर्फ ये पॉइंट इसमें डाला हुआ है टोटल पेजेस का। कंटेंट अकॉर्डिंग टू पेज जस्ट फॉर योर माइंड सेट, देखो माइंड सेट का मैंने बोल ही दिया है। जो कंटेंट है अकॉर्डिंग टू पेज, अकॉर्डिंग टू पेज का मतलब क्या है, मान लिया जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब उसमें क्या है कि जो फर्स्ट डायग्राम है यहाँ पे दे रखा है, सेकंड वाला यहाँ पे दे रखा है, फिर बीच में कोई जो एनसीईआरटी लाइन है, पैराग्राफ दे रखे हैं, और नीचे कोई अदर डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से हमें याद करना है, ताकि हमें प्रॉपरली उस चैप्टर का हर एक वर्ड याद हो, और उस डायग्राम में अप्रोक्सीमेटली या फिर मैं बोलूं कि एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है वो चीजें हमें याद हो, और वो याद करने का यही तरीका है, ठीक है। जैसे जो पोलन टैबलेट्स आती हैं, ठीक है, उनके अंदर या फिर उनको उनमें क्या क्या कुछ शो कर रखा है, ठीक है, जैसे उसमें पोलन टैबलेट्स हैं, उसमें दे रखा है, या सप्लीमेंट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपरली हमें ऑब्जर्व करना है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ना रुके। उसके बाद है कोशिश करनी है हर एक लाइन से कम एक क्वेश्चन तो बनाओ, कम से कम एक क्वेश्चन बनाओ, एक एमसीक्यू बनाओ, एक वहां पे असर्शन एंड रीजन बनाओ, ठीक है। तो तुम्हें अलग से इनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहीं पे अपना क्वेश्चंस बना पा रहे हो ना, इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद है राइट योर इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वुड बी रिटन इन योर कोचिंग नोट्स। मान लिया कोचिंग नोट्स में क्या तुम जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, अब जेनेटिक्स में क्या है, अब वही जो टॉपिक है एनसीईआरटी में भी दे रखा है, अब जो तुम्हारे टीचर ने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया है उसको कोशिश करो कि नोट्स में तो लिखा हुआ है, उसको जब एनसीईआरटी पढ़ो तो एनसीईआरटी में भी लिख दो, वहां पे हाईलाइट कर दो कि यहाँ पे हमें ऐसा कुछ पढ़ाया गया है और इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये चीज मैंने लिखी हुई है। कोचिंग नोट्स हैं उनको एनसीईआरटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। देखो दोनों मतलब है इसमें, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है उसको रिलेट कर दो कोचिंग नोट्स से। अब जो कोचिंग नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं उसको ले जाओ तुम एनसीईआरटी में। जब एनसीईआरटी रीड करोगे तो एनसीईआरटी में क्या करोगे, साइड में अपने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बना लो या फिर छोटे छोटे वर्ड्स बना लो कि यहाँ पे हमें ये चीज पढ़ाई गई थी, ताकि तुम्हारे लिए दोनों इजी हो, एनसीईआरटी भी और कोचिंग नोट्स भी, या फिर फालतू का कोई बर्डन ना हो। उसके बाद क्या है, हर एक चैप्टर का एक फ्लो चार्ट बनाओ। हर एक चैप्टर का एक फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है। फ्लो चार्ट का मतलब क्या है कि हमने इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, मान लो इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ये पढ़ा है। मैं देखूं अगर जो लास्ट पेज है, जो क्वेश्चंस वाला एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें लास्ट में हर पेज पे हर चैप्टर के पीछे एक जगह है, ठीक है, वहां पे अपना फ्लो चार्ट बना लो। या फिर चैप्टर की स्टार्टिंग में अपना फ्लो चार्ट बना लो कि इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक हम पढ़ेंगे और इस टॉपिक में, ताकि हमें ना चैप्टर लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे और वहां पे चीजें स्किप ना हो। मेक योर ओन ट्रिक्स, कोशिश करनी है अपनी खुद की ट्रिक्स बनाने की। जो दूसरों की ट्रिक्स हैं वो कई बार याद नहीं रहती हैं। और फॉलो एनसीईआरटी आफ्टर एवरी लेक्चर्स, चाहे तुम लेक्चर ऑनलाइन लगा रहे हो चाहे ऑफलाइन लगा रहे हो, टॉपिक कोई भी पढ़ रहे हो, और कोई भी पढ़ाने वाला कभी गलत नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो एक ये मिथ निकाल दो कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। जिस भी टीचर से तुम्हें पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ना है, तुम पढ़ो, लेकिन एक मोटो है कि तुम पढ़ो बस। और जैसे ही तुम लेक्चर लेके डेली एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसमें एनसीईआरटी को प्रॉपरली फॉलो करना है, जो जो पॉइंट्स तुम्हें बताए गए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों।